चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये कंपाउंड इंटरेस्ट की 8वीं क्लास है और आखिरी क्लास है। इससे पहले 7 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और ये लास्ट क्लास है। इसमें आज जो हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो चूंकि आज क्वेश्चंस भी ज्यादा करने हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे और आते हैं पहले क्वेश्चंस पर। अब पहले तो आप ये जान लीजिए कि मिसलेनियस आखिर होता क्या है। मिसलेनियस की जब हम बात करते हैं तो नॉर्मली जब आप टाइप वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद जो क्वेश्चंस रह जाते हैं जो होते उसी चैप्टर के हैं लेकिन वो किसी पर्टिकुलर टाइप को मैच नहीं कर रहे होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो क्वेश्चंस चैप्टर में छूट जाते हैं उन सबको हम मिसलेनियस क्वेश्चंस में रख लेते हैं। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और ये जो है एंडिंग होती है किसी भी चैप्टर की। तो वहां पर जो है आपको बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना होता है क्योंकि यहाँ आपको अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है, अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन के लिए एक अलग लॉजिक देखने को मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को विशेष फोकस के साथ आपको समझना चाहिए। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी 2 बराबर वार्षिक किस्तों में की जानी है। कितना पैसा उधार लिया है? पैसा लिया है 210 रुपए और ये चुकाना है हमें 2 बराबर किस्तों में। यदि ब्याज की अदायगी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। यानी ये क्वेश्चन बेस्ड है इंस्टॉलमेंट्स पर, किस्त पर आधारित क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे आप समझिए बहुत अच्छे से। देखो पहले तो आप रेट ले लो। रेट है 10%। 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10। इसका मतलब यह है कि 10 रुपए अगर आपने उधार लिए हैं तो आपको 11 रुपए लौटाने होंगे। अब जब हम बात करते हैं इंस्टॉलमेंट की या किस्त की तो किस्त वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, ये रेशियो मेथड की तरह होते हैं लेकिन इनमें एक चीज जो है वो रेशियो से अलग होती है। वो क्या होता है कि जब हम रेशियो मेथड को लेते हैं तो वहां हर बार हम समान अनुपात में संख्या को लिखते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे किस्त बढ़ती जाएगी उसकी घात में उसको लिखा जाएगा। इसका मतलब पहला जब आप किस्त देंगे तो ये ऐसा होगा और दूसरे में क्या होगा, ये 10 का वर्ग हो जाएगा। तो 10 का वर्ग हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, ये 11 का वर्ग हो जाएगा तो ये 121 हो जाएगा। अब ये तो 2 किस्त हैं, अगर ये 3 किस्त होती तो अगली बार जो मैं संख्या लिखता वो 10 का घन लिखता यानी 1000 और यहाँ पर 11 का घन लिखता। तो आपको ये समझना है कि जब हम किस्त की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हर बार उसको घात के रूप में लिखना है। अब इस तरफ जो है वो हमारा मूलधन है, मूलधन, और इस तरफ जो है अनुपात में वो है आपकी किस्त। तो अब आप ये देखिए कि उसने एक बात यहाँ पर ये बोली है कि 2 बराबर किस्तों में चुकाना है यानी किस्त बराबर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं कि ये किस्त मेरी 121 की है और ये किस्त जो है वो 11 की आ रही है, बराबर तो नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करें, 121 तो ठीक है, इस तरफ 11 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस्त भी 121 की हो जाएगी। अब जब आप मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो आपको मल्टीप्लाई यहाँ भी करना होगा। अब ऐसा करने पे क्या होगा, आपकी ये वाली किस्त कितनी बन जाएगी, 121। ये वाली किस्त भी कितनी बन जाएगी, 121। और हम चाहते भी यही थे कि 2 बराबर किस्तों में उसे चुकाएं। आपसे वो क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त
का मान कितना होगा जबकि राशि कितनी है 210। तो पहले आप राशि चेक कर लो, ये हो जाएगा 11 इंटू 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा और 100 ये है, तो राशि हो गई हमारे पास 210 और जो किस्त है वो किस्त कितने की आ रही है, किस्त आ रही है 121 रुपए की। और मुझे चूंकि प्रत्येक किस्त के बारे में बताना है तो मेरा आंसर हो जाएगा 121। अगर मान लीजिए कि इसमें ये पूछा होता कि कुल मिलाकर कितनी राशि लौटाई गई तो 121 कितना हो जाता 242 रुपए, यानी 210 रुपए आपने कर्जा लिया और उसके बदले 2 बार में आपने 242 रुपए चुका दिए। ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, इसलिए यहां से हम किस्त को ले लेते हैं। लेकिन चूंकि जब हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसको अगर पूरा सीखें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन उसने ऐसा बनाया कि 210 रुपए के एवज में उसने कितने रुपए का भुगतान किया, तो आपका फिर आंसर वहां पर हो जाएगा 242 रुपए। ठीक है, ये तो है मेरे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तरीका या फिर कहें कंसेप्ट। अगर मैं चाहूं कि मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करूं तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हम देख सकते हैं। अब देखो इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है, आपको केवल रेट को देखना है। रेट है 10%, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अब मुझे मालूम है कि नीचे जो है वो प्रिंसिपल है, ऊपर इंटरेस्ट है, तो इसको प्लस कर देंगे तो जो इंस्टॉलमेंट आएगी, जो किस्त आएगी वो कितनी होगी 11 यूनिट होगी। तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो ऑप्शंस जो है 11 से कटने चाहिए। क्यों? क्योंकि किस्त निकालना है। तो 10 और 1 11, 11 से आप देखो कितने ऑप्शन कट रहे हैं, 127 कटेगा, नहीं कटेगा। 11 से 121 कट जाएगा, कट जाएगा। 210 कटेगा, नहीं कटेगा। 225 कटेगा, नहीं कटेगा। तो सीधे सीधे अगर मुझे आंसर चाहिए और थोड़ा सा फास्ट चाहिए तो इस तरीके से भी आप आंसर पे जा सकते हो। आपको ये सारा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आप बस ये देखिए कि इंस्टॉलमेंट में मेरा आ रहा है 11 यूनिट, तो 11 से कटना चाहिए। अब 11 से कटने वाली एक ही वैल्यू है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 121 रुपए। क्लियर है ये बात? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उधार ली गई कोई राशि 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई। उधार ली गई राशि कितनी थी? तो मुझे राशि बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। सबसे पहले तो आप रेट को ले लो। रेट है 5%, 5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/20। तो एक तरफ 20 लिखेंगे और एक तरफ 21, यानी 20 रुपए अगर उधार लिए हैं तो 21 रुपए चुकाने होंगे। दूसरे वर्ष में वर्ग हो जाएगा तो 400 हो जाएगा 20 का वर्ग, 441 हो जाएगा 21 का वर्ग। अब कितनी किस्तों में चुकाना है? 2 में ही चुकाना है, तो 2 बार लिख देंगे। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये होती है राशि, आपका प्रिंसिपल अमाउंट, और ये होती है किस्त। अब उसने ये बोला है कि ये जो किस्त है वो कैसी है? बराबर किस्त है। तो अभी तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो बराबर करें। बराबर कैसे करेंगे? मुझे मालूम है कि ये 21 का वर्ग है, तो यहाँ 21 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी 21 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरी किस्त बराबर हो जाएगी। ये 441 हो जाएगा, ये भी 441। अब आप ये देखो 21 का गुणा 2 से करेंगे तो 21 दूनी 42 और ये हो जाएगा 420। 420 और 400 ये कितना हो गया? 820। अब आप देखो यहाँ पर उसने ये बोला है कि जो प्रत्येक किस्त है वो कितने की है? 882 की है, जबकि मेरे पास जो किस्त आ रही है वो कितनी आ रही है? 441 की आ रही है। इसका मतलब 441 यूनिट बराबर है किसके? 882 के। तो 441 से 882 को कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो मैंने राशि कितनी ली है? 820 यूनिट। तो 820 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 820 इंटू 2, तो आंसर कितना मिल जाएगा?
1640 रुपए, यानी मूलधन जो लिया गया है वो लिया गया है 1640। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान बात है। एक बार फिर से आप समझ लीजिए अगर कोई दिक्कत है तो। क्या कह रहा है कि उधार ली गई कोई राशि 5% पर आपने दी थी, 882 रुपए की 2 किस्तों में आपने चुकाया है, दोनों किस्त बराबर हैं, आपने कितनी राशि उधार ली ये आपको बताना था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 5% की फ्रैक्शन बनाई जो कितनी बनी 1/20, मतलब अगर 20 रुपए मूलधन होगा तो 21 रुपए मुझे चुकाने होंगे ब्याज सहित। अब चूंकि किस्त में है तो किस्त में क्या होता है, पहले साल तो अनुपात वही रहेगा, दूसरे वर्ष उसका वर्ग हो जाएगा। तो 20 का वर्ग मैंने कर दिया 400, 21 का कर दिया 441। अब वो कह रहा था कि किस्त बराबर होनी चाहिए, तो 441 तो ठीक है, 21 को 441 बनाने के लिए क्या किया, 21 का गुणा किया, तो उससे क्या हुआ, ये भी 441 बन गया और ये भी 441 है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल एक तरफ नहीं कर सकते, 21 का अगर यहाँ किया है तो 21 का यहाँ भी करना पड़ेगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 21 दूनी 42, 420 ये मिला, 400 ये मिला, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन कितना आ गया, 820 यूनिट। अब यहाँ मेरी जो किस्त निकल के आ रही है वो आ रही है 441, जबकि क्वेश्चन में जो किस्त है वो है 882, तो 441 यूनिट बराबर है 882 के। कैंसिल किया, 441 से 882 दो बार में, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 820 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1640 होगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आसान है, प्रैक्टिस जब आप करोगे तो बहुत आसानी से आप इसे बना पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या कह रहा है, एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हमें क्या करना है, हमें 2 बराबर किस्तों में पैसा लौटाना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रेट ले लेंगे। रेट है 10%, 10% की फ्रैक्शन बन जाएगी 1/10, मतलब अगर 10 रुपए मैंने उधार लिए हैं तो मुझे ब्याज सहित 11 रुपए देने होंगे। 2 किस्तों में चुकाना है, तो दूसरे वर्ष में क्या होगा, वर्ग हो जाएगा, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 11 का वर्ग हो जाएगा 121। अब यहाँ पर खास बात यह है कि जो किस्त है वो बराबर है, तो ये तो होती है राशि, मैंने आपको अभी बताया था, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये आता है हमारा किस्त। ठीक है, तो किस्त बराबर है, बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 11 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 × 10 110, 110 और 100 210, और ये कितना हो जाएगा, ये 121 121। अब आप यहाँ ध्यान दो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 21,000 रुपए का ऋण लेता है, जबकि हमारी राशि कितनी आ रही है 210, यानी 210 यूनिट बराबर हैं 21,000 की। तो यहां से कैंसिल करेंगे, तो 210 से 210 को अगर मैं कैंसिल करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा एक बार में और 2 जीरो और आ जाएंगी। इसका मतलब हुआ 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो प्रत्येक किस्त कितने की है, प्रत्येक किस्त है 121 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 121 की कितनी होगी, ये हो जाएगी 12,100 रुपए। तो इस तरीके से आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12,100 रुपए। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए या इस कंसेप्ट को समझ पाए तो आपको समझ में आएगा कि किस्त वाले जो क्वेश्चन हैं वो वास्तव में मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। बस जरूरत यह है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तब आप तुलना सही से करें। जैसे 21,000 रुपए का ऋण लिया है, इसका मतलब ये राशि ली है, मूलधन है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से करें। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में स्टूडेंट जो है जहां तुलना होती है वहां ना करके उसे किसी और से कंपेयर करा देता है। इस वजह से क्या होता है कि फिर पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आंसर नहीं आता, फिर उसको लगता है कि टाइम भी चला गया
और आंसर भी नहीं आया। और ऐसा करने से आपके आगे वाले क्वेश्चंस भी जो है वो खराब होने लगते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि मैथ को जब भी सॉल्व करें तो आप बहुत केयरफुल रहें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से कंपेयर करें, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि हम अपनी स्पीड को भी मेंटेन करते हुए चलें। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक की दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके दूसरे वर्ष में। ठीक है, तो क्या करना है, मैं इस क्वेश्चन को आपको करा रहा हूं ट्री वाले मेथड से। मैंने आपको 3 मेथड सिखाए हैं, तो ट्री मेथड से मैं इसको कराऊंगा। उसके लिए क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप रेट ले लो। रेट है 5%। 5% की फ्रैक्शन बनेगी 1/20। मैंने बताया था नीचे जो संख्या है वो मूलधन होती है। दूसरे वर्ष के बारे में बताना है, दूसरे वर्ष के बारे में, तो मैं क्या करूंगा, जो नीचे संख्या मिल रही है 20, 2 वर्ष का है तो घात 2 हो जाएगी, 1 वर्ष का है तो 1, और 3 का होगा तो 3। तो मैंने मूलधन मान लिया कितना, 400 यूनिट। ठीक है, अब ट्री मेथड में क्या करते हैं, 2 वर्षों का निकालना है तो एक तरफ ये आ जाएगा और एक तरफ ये। अब देखो मूलधन मेरा 400 यूनिट है। 400 यूनिट मैंने आपको बताया था कि अगर 2 जीरो हटाकर चलें तो कितना मिल जाता है, 1% मिल जाता है। ठीक है, तो 400 का 1% कितना होगा, 4 होगा। इस हिसाब से 5% मुझे कैलकुलेट करना है। 5%, पहले साल भी 5% का ब्याज है, दूसरे साल भी 5% का है, तो 5% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, और दूसरे वर्ष ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो 20 का कितना निकालेंगे, 20 का निकालेंगे 5%, या 20 का निकाल लो 1/20। तो 20 का 1/20 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ट्री मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें सारी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, तो कितना आ रहा है, 20 और 1 21 यूनिट। 21 यूनिट जो कि कितना दिया है, 420 रुपए, यानी 21 यूनिट बराबर है 420 के। तो अब यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 21 से कैंसिल कर लो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, 20 के। अब मूलधन मैंने कितना माना था, 400 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 400 इंटू 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8000 रुपए। इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा 8000। ठीक है, तो ये जो है ये हो गया हमारे पास ट्री मेथड। ठीक, इससे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर हमें मिला इस बार 8000 रुपए। अब क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी इस मेथड पर प्रैक्टिस नहीं है, या फिर वो अपने रेगुलर मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को रेगुलर मेथड से भी जान लीजिए। अगर मैं इसे रेगुलर मेथड से करता तो कैसे होता वो जानिए। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको रेगुलर वाले मेथड से सॉल्व कराता हूँ। रेगुलर में क्या करेंगे, रेगुलर में मुझे मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले वर्ष, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो चाहे वो साधारण ब्याज हो, ब्याज समान रहता है। यानी पहले वर्ष तो ब्याज में कोई अंतर आना नहीं है। तो मैंने माना, मैं इसको साधारण वाले से बता रहा हूं। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज से सॉल्व कर रहे हैं। P रुपए मूलधन है, 5% की दर पर जो है उधार लिया गया है। पहले वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। तो पहले वर्ष में ब्याज मिल गया P/20। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि दूसरे वर्ष में
जब मूलधन लेते हैं तो उस मूलधन में ब्याज भी जुड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब तो यही है कि ब्याज पर ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिलाकर जो मिश्रधन रहेगा वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तो मैंने मूलधन कितना लिया था P, तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ दें तो यहां देखो नीचे एक ले लो एलसीएम 20, तो 20P और P कितना हो जाएगा 21P अपॉन 20, तो ये मिल जाएगा मुझे 21/20P। अब ये क्या मिला इसे आप समझिए, ये है दूसरे वर्ष के लिए मूलधन और पहले वर्ष का मिश्रधन। ठीक है, तो दूसरे वर्ष में अब देखो जब हम एक वर्ष के लिए कैलकुलेट करें तो चाहे साधारण से करें या चक्रवृद्धि से करें उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। तो दूसरे वर्ष की शुरुआत में मेरा मूलधन कितना होगा 21/20P, रेट कितनी है 5%। एक वर्ष यहां पर हो गया तो एक वर्ष और रह गया मेरे पास अपॉन 100, बराबर में मुझे दिया है दूसरे वर्ष का ब्याज 420 रुपए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखो 21 से कैंसिल करें 420 को, 21 दूनी 42 0। अब यहाँ 5 से कैंसिल करें 100 को तो 20। अब क्या मिलेगा 20 इंटू 20 इंटू 20, तो यहां से P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20 इंटू 20 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 का घन 8000 रुपए। तो करेक्ट आंसर 8000। एक ये भी तरीका है ना, और ये कौन सा तरीका है, ये रेगुलर मेथड है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको साधारण ब्याज से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जैसे दूसरा वर्ष है तो दोनों वर्ष के लिए अलग अलग आप सॉल्व करोगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, अब आपको जो तरीका पसंद आया हो आप उसी तरीके से आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी धनराशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपए और उतनी ही अवधि, उतनी ही मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए है, मूल धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 615 है, साधारण ब्याज 600 है, राशि निकालनी है। राशि निकालने के लिए मेरे पास रेट का होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक दर नहीं आएगी तब तक मैं राशि नहीं बता सकता। तो क्या करें, मैंने आपको 2 तरीके सिखाए हैं। जैसे अगर दर निकालनी है, दर बराबर, तो क्या करते हैं CI माइनस SI मैंने बताया था अपॉन 1 वर्ष का SI इंटू 100। ठीक है, तो आप ये देखो कि 615 और 600 कितना अंतर है दोनों में, 15 का अंतर है। साधारण ब्याज हमेशा समान दर से चलता है, तो 2 साल में अगर 600 हो रहा है तो 1 साल में कितना होगा 300 होगा, तो 300 इंटू 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 3 से 15 को काटेंगे तो कितना आ गया, ये मिल गया 5%। इसका मतलब जो भी ये पैसा है ये 5% पर दिया गया है। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप इसे साधारण ब्याज से निकाल लो या आप इसे चक्रवृद्धि से निकाल लो। अगर दोनों में देखा जाए तो साधारण से निकालना आसान है और जो आसान है वही मैं करूंगा। तो मैंने देखा कि ये जो है 600 रुपए का ब्याज मिला था, तो P इंटू R इंटू T। अब देखो T अगर मैं 1 वर्ष लेता हूं अपॉन 100 तो मैं ब्याज कितना रखूंगा 300 रखूंगा। वहीं अगर मैं T को 2 वर्ष लेता हूं तो ब्याज कितना रखूंगा 600 रखूंगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। कैंसिल करें, 5 से कैंसिल कर देते हैं 60 बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कितना मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा P बराबर 6000 रुपए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो ये एक तरीका हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मानकर चलो
कि आप चाहते हो कि इसके लिए कोई अल्टरनेटिव भी आपको बताया जाए, कोई इसका अल्टरनेट तरीका भी बताया जाए। तो एक और तरीका है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर याद हो तो जब मैंने आपको दर वाले क्वेश्चन कराए थे तो वहां पर मैंने आपको एक मेथड सिखाया था जिसमें हमने क्या किया था, CI अपॉन SI बराबर 200 प्लस R अपॉन 200 ये किया था। तो अगर आप चाहते हो कि रेट मैं इस मेथड से नहीं निकालना चाहता तो रेट निकालने के लिए आपके पास दूसरा मेथड भी है। अब मैं इस क्वेश्चन को दूसरे वाले तरीके से और कराता हूं, ठीक है। तो आपके पास कम से कम 2 तरीके हो जाएंगे। और जैसा मैं हमेशा आपको कहता आया हूं, केवल उसी तरीके को फॉलो कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और जिस पे आपकी कमांड जो है वो सबसे अच्छी है। यानी जहां आपका टाइम बचे उसी वाले तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिलहाल चूंकि मेरी ये ड्यूटी है कि मैं आपको सारे तरीके बताऊं, तो कम से कम मैं 2 तरीके तो आपको फिलहाल बता ही देता हूं। तो इसको रफ कर देते हैं पहले तो, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे रेट निकालना है और वो भी दूसरे तरीके से निकालना है, CI अपॉन SI वाले से, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट करना है। देखिए, तो ऊपर तो लिखना है CI, तो CI है 615 अपॉन SI 600 बराबर 200 प्लस R अपॉन 200, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 6 को कैंसिल किया 3 बार, 3 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, अब भाग जाएगा नहीं तो 0, फिर 3 पंजे 15, यहाँ पर मिला 205, यहाँ है 200 प्लस R, तो 200 को उधर भेजेंगे तो R कितना मिल जाएगा, R बराबर मिल जाएगा 5%। तो रेट आ गई 5%। अब जब रेट आ गई तो मैंने 3 तरीके आपको सिखा रखे हैं, या तो आप जो है फॉर्मूला मेथड से करो, आप रेशियो मेथड से करो, या फिर जो है आप ट्री मेथड से करो। तो मैं फिलहाल आपको रेशियो मेथड से बताऊं तो 5% की फ्रैक्शन जो है, 5% की फ्रैक्शन बनती है 1/20। मतलब अगर 20 रुपए मूलधन है तो 21 रुपए मिश्रधन होगा। 2 साल के लिए है तो 20-21 सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 400, ये आ गया 441। अब आपको मालूम है कि अगर मिश्रधन में से ये होता है P और ये होता है A, ठीक है, ये मूलधन और ये मिश्रधन। अगर मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दें तो क्या रह जाता है, ब्याज रह जाता है। 441 में से अगर 400 को माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा, 41 रह जाएगा, ठीक है। मुझे निकालना क्या है, आप यहां ध्यान दीजिए, मुझे निकालना है मूलधन राशि यानी प्रिंसिपल निकालना है। लेकिन दिया क्या है, मुझे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, तो मेरा ब्याज कितना आएगा, 441 में से 400 माइनस करेंगे तो ये आएगा 41 यूनिट। अब 41 यूनिट बराबर है 615 के। तो यहां से आप अगर इसे सॉल्व करते हो तो 41 से कैंसिल कर दो, 41 एकम 41, कितना रह जाएगा, 20 रह जाएगा। 41 पंजे 205, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब मेरी जो मूल राशि है या मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, वो है 400 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 15 के बराबर है तो 400 यूनिट किसके बराबर होगा, मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। 400 यूनिट होगा 400 इंटू 15, तो 15 चौक 60, 2 जीरो की 2 जीरो, तो आंसर मिल जाएगा 6000। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये दूसरा तरीका हुआ उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अब आपके सामने मैंने चॉइस रखी है, 2 तरीके आपको बता दिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला बेहतर है या वो वाला बेहतर है, जिस पर आपकी प्रैक्टिस बेहतर है बस वही बेहतर है, ठीक है। तो आपने ये दोनों देख ली। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है।
चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी, ये बताना है। तो कोई राशि है, मान लिया P रुपए है, एक वर्ष के बाद 650 हो रही है, 2 वर्ष के बाद 676 हो रही है। तो मुझे मालूम है कि दूसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष का जो मिश्रधन है वो मूलधन का काम करता है, ठीक है। तो 650 को मैं मूलधन मान लेता हूं दूसरे वर्ष के लिए, और रेट निकालना है तो R% की रेट मान लें। एक साल में 650 रुपए कितने हो रहे हैं, 676। तो मुझे ब्याज कितना मिला, 50 से 76 हो गया, तो मुझे 26 रुपए का ब्याज मिला, राइट। तो 26 रुपए मैंने यहां लिखा। अब क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल कर देते हैं। 5 से कैंसिल किया तो ये 5 दूनी 10, 5 से कैंसिल किया तो ये 13 पंजे 65, 13 से 13 दूनी 26, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो रेट आ गई मेरे पास 4%, ठीक है, 4%। अब आप ये देखो कि 4% से कोई राशि 650 रुपए हो रही है। तो अब वो कौन सी राशि होगी, बहुत आसान है उसको फाइंड करना। आप इसको ऐसे करो, देखो अगर आप इसको रेशियो मेथड से करना चाहोगे तो 4% की फ्रैक्शन बनती है 1/25। 1/25 का मतलब अगर 25 रुपए मूलधन है तो 26 रुपए आपका क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। अब आप ये देखो कि यहाँ पर मिश्रधन कितना दिया है, 650 दिया है एक साल में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो 26 यूनिट है, 26 यूनिट ये बराबर है किसके, 650 के। तो अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो यहां से कैंसिल करेंगे, ये मिल जाएगा 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 एकम 2, 25 दूनी 50। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 25। अगर एक यूनिट 25 है तो फिर 25 यूनिट कितना होगा, 25 इंटू 25 करेंगे, आंसर मिल जाएगा 625 रुपए, यानी मूलधन कितना आएगा, 625 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब यहीं पर जैसे अगर हम बोल्ड करें तो आप देखो, मैं इसको यहां आपको रेशियो के अलावा एक और तरीका आपको सिखाता हूं, ध्यान देना उस पर। एक फॉर्मूला मेथड भी मैंने आपको बताया था, उस फॉर्मूला मेथड से भी हम कर सकते हैं। और उसमें क्या है, उसमें हम लेते हैं a बराबर, ठीक है। तो a कितना है मेरे पास, 650 है, 650। a बराबर p मुझे निकालना है इंटू 1 प्लस r मैंने निकाल लिया, 4 मिला है, बटे 100। एक ही साल है तो घात 1 रहेगी। अब इसको अगर सॉल्व करें तो 4 से सॉल्व कर लो, 4 एकम कट कर लेंगे, 4 एकम 4, 25 चौक 100। तो ये क्या मिलेगा, 650 बराबर p इंटू 26/25। अब 26/25 को अगर कैंसिल करें तो 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 0, 2 से 50 को फिर कैंसिल किया 25, तो 25 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 25 इंटू 25, p बराबर कितना आ जाएगा, 625। तो जो लोग फॉर्मूला मेथड से कर सकते हैं वो फॉर्मूला मेथड से करें, जो लोग क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कर सकते हैं, मैंने रेशियो मेथड भी आपको सिखाया। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक और बहुत शानदार ट्रिक बताना चाहता हूं, है ना। तो ये तो 2 कंसेप्ट हो गए, 2 तरीके हो गए जिनसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आप इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक और सीख लीजिए, जो कि मेरी फेवरेट ट्रिक है, मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इसको जान लें। आप देखो, इसको हम एनालाइज करेंगे और स्पॉट करेंगे अपने आंसर को। क्या कह रहा था
कौन सी धनराशि, तो मुझे नहीं पता कौन सी धनराशि, तो मैंने मान लिया पी रुपए की धनराशि। अब पी रुपए की धनराशि एक साल में ब्याज जोड़कर कितना हुआ 650, दूसरे साल में ब्याज को जोड़कर राशि हो गई 676। अब मैं ये देख रहा हूं कि राशि जो है पहले वर्ष तो चूंकि मुझे पता ही नहीं है, तो पहले वर्ष में तो मैं ब्याज को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन दूसरे वर्ष में मैंने देखा कि जो राशि 650 से 676 हुई उसने मुझे कितना ब्याज दिया, उसने मुझे दूसरे वर्ष में जो ब्याज दिया वो दिया 26 रुपए, राइट। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे ब्याज बढ़ता है। इसका मतलब अगर दूसरे साल में 26 रुपए का ब्याज मिला है तो ये तो तय है कि पहले साल में 26 रुपए से कम का ही ब्याज मिला होगा, है ना। बिल्कुल सही बात है, ये मानते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो अगर पहले साल में 26 रुपए से कम मिला होगा, क्योंकि दूसरे साल में 26 मिला है, तो कितना मिला होगा उसका आइडिया हम यहां से लगा लेते हैं। ऑप्शन से आप देखो, जैसे 520 रुपए को अगर मैं मूलधन मानूं तो 520 रुपए बढ़ के पहले साल में कितने हो रहे हैं 650 हो रहे हैं। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पहले साल में 130 रुपए का ब्याज मिल जाए और दूसरे साल में 26 का? नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब आप देखो 572, तो 572 भी जो है बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करेगा। 600 से भी 50 रुपए का ब्याज हो रहा है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट ये समझ सकता हूं कि मेरा जो आंसर आएगा वो 625 आएगा बिना किसी कैलकुलेशन के। इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड, यानी अनुमान विधि, जहां पर मैं केवल अनुमान लगाता हूं और उससे अपने आंसर तक पहुंचता हूं। तो अगर आप अप्रोक्सीमेशन से जाना चाहें तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने आपको 3 अलग अलग मेथड सिखाए आपको। पहले मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया, कौन से वाले तरीके से, रेशियो मेथड से। फिर दूसरा सीखा फॉर्मूला मेथड से। फिर जो है मैंने आपको इसको ट्रिक से भी बताया। अब चॉइस आपकी है कि आप किस मेथड के साथ आगे जाना चाहते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो डायरेक्ट करें, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या मिलेगा मुझे, आप देखिए। अच्छा, पहले साल अगर 48 रुपए का ब्याज मिला है तो ये तो तय है कि दूसरे साल में 48 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। प्लस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, तो 48 रुपए पर 8% की दर से मुझे ब्याज और मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको केवल इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 8 64 और 8 चौक 32, 32 और 6 38, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख देते हैं, है ना। तो ये मुझे मिल गया 384। अब नीचे कितना है, नीचे है 100। 100 का मतलब पीछे से 2 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 48 रुपए तो जो है, जो रेगुलर ब्याज है वो, और ब्याज पे ब्याज मिला 3 रुपए 84 पैसे। तो टोटल इसको जोड़ लो, 48 और 3, ये हो गया 51 रुपए 84 पैसे। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 51 रुपए 84 पैसे। बहुत सीधा सा है। आप क्या कीजिए, आप केवल ब्याज पे ब्याज निकाल लीजिए, यानी 48 रुपए पे 8% से आप ब्याज निकाल दो और उस ब्याज को पहला जो आपको ब्याज मिला है उसमें जोड़ दो, आपको सीधे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दो। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अगर आपको याद हो तो मैंने अभी अभी आपको बताया था एक तरीका, CI/SI इक्वल 200 प्लस R अपॉन 200।
कभी भी अगर सीआई निकालना हो, एसआई निकालना हो या रेट निकालना हो तो ये बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत कम टाइम के अंदर आप अपने आंसर तक आ सकते हो। अब देखिए कैसे आंसर मिलेगा। सीआई कितना दिया है, सीआई दिया है 129, एसआई कितना दिया है 120, बराबर में 200 प्लस आर अपॉन 200। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं, मैं 0 से 0 कैंसिल कर रहा हूं पहले। ठीक है, फिर मैं इसको कैंसिल करता हूं 4 से, 4 से कैंसिल किया तो ये 4 से मुझे मिल जाएगा 4 पंजे 20 और ये मिल जाएगा 4 तिया 12। अभी 3 से कैंसिल करेंगे इधर तो 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, इधर मल्टीप्लाई होगा 43 का 5 से तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 43 इंटू 5 करेंगे तो 215, 215 बराबर होगा 200 प्लस आर के। जब 200 को उस तरफ भेजेंगे तो 215 में से 200 माइनस किया तो रेट कितनी मिल जाएगी 15%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर कभी भी आपको रेट निकालनी हो या सीआई निकालना हो या फिर एसआई निकालना हो तो ये आपके पास बहुत शानदार मेथड है और काफी कम टाइम के अंदर आप आंसर तक जा सकते हो। ठीक है, हालांकि इसके लिए एक और तरीका है, मैंने आपको बताया था कि दर बराबर दोनों का अंतर अपॉन में 1 वर्ष का साधारण ब्याज इंटू 100, वहां से भी आप दर को निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन लेंगे, फिर से क्वेश्चन किस्त पे है। देखिए क्या कह रहा है, 66,200 रुपए का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। किस्त का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से वही 10%, 10% की फ्रैक्शन बनेगी 1/10 तो क्या करेंगे, पहले साल हो जाएगा 10 और 11, दूसरे साल वर्ग होगा तो ये हो जाएगा 100 और 121, तीसरे साल घन हो जाएगा तो 10 का घन 1000, 11 का घन हो जाएगा 1331। अब ये 3 साल वाला है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये मेरे पास मूलधन है और ये मेरे पास किस्त है। अब क्या कह रहा है कि किस्त कैसी है, 3 बराबर वार्षिक किस्त है। अब 1331 तो है, अब इसको 1331 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 11 से गुणा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, इसमें 121 से गुणा करेंगे तो उससे क्या होगा, ये भी बन जाएगा 1331, ये भी बन जाएगा 1331 और ये तो है ही 1331। किस्त बराबर हो गई। अब मैंने बताया था कोई भी गुणा करेंगे तो एक तरफ नहीं करेंगे, 11 का यहाँ किया है तो 11 का यहाँ करेंगे, 121 का यहाँ किया है तो 121 का यहाँ भी करना पड़ेगा। अब आपको क्या कह रहा है कि जो आपने ऋण लिया है वो कितना है, 66,200 का। तो आप देख लो कितना हो रहा है, ये 121 का गुणा 10 से करोगे तो ये हो जाएगा 1210, ये हो जाएगा 1100 और ये हो जाएगा 1000। तो कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ लो आप। अगर इसको ऐड करें तो आप देखो 1210 हो गया पहला, 1100 हो गया दूसरा और 1000 हो गया तीसरा। जोड़ने पर मुझे कितना मिला, जोड़ने पर मुझे मिला 3310 रुपए। तो यानी 3310 है मेरा मूलधन, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है 66,200। अगर इसे कैंसिल करें तो आप देखो कितना मिलेगा, 3310 से 6620 कैंसिल हो जाएगा 2 बार और 0 की 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपए। अब मुझे क्या बताना है, प्रत्येक किस्त। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए है और प्रत्येक किस्त मेरी 1331 यूनिट की है तो 1331 इंटू 20 करेंगे तो 1331 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 2662 और 0 की 0 यानी 26,620। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो किस्त वाले क्वेश्चंस के लिए
जैसे मैंने आपको बताया कि किस्त वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहले तो किस्त को बराबर करना है, और जैसे ही किस्त बराबर हो जाए उसके बाद बस आपको तुलना करनी है। अगर मूलधन दिया है तो मूलधन से, और किस्त दी है तो किस्त से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक बार क्या करते हैं, एक बार हम जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में हमें 2 बराबर किस्तों में चुकाना था। तो 2 बराबर किस्तों के लिए मैंने आपको बताया पहले साल हो जाएगा 10 और 11, दूसरे साल 100 और 121। किस्त को बराबर किया, और किस्त को बराबर करने पर जो वैल्यू मिली उससे तुलना की, तो जो किस्त आ गई मेरी कितनी, 121। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ही था, क्या था कि किस्त दी हुई थी, तो मैंने क्या किया, पहले तो किस्त को बराबर किया। अब किस्त यहाँ से मेरी आ रही थी 441, 441 को तुलना किया 882 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 मिली। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मूलधन कितना आ गया, 1640। तीसरे क्वेश्चन में भी किस्त वाला ही क्वेश्चन था, इसमें क्या 10% से किया। तो पहले तो किस्त को बराबर किया, उसके बाद उसने ये कहा था कि जो राशि आपने उधार ली है वो 21,000 है, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये 210 आ रहा था। तो 210 से 21,000 को सॉल्व करने पर 1 यूनिट की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 1 यूनिट की वैल्यू मिली 100। तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 121 इंटू 100, तो इस तरीके से आंसर मिल गया 12,100। क्वेश्चन नंबर 4 में दूसरे वर्ष का ब्याज था, तो ये मैंने आपको 2 तरीके से बताया, और दोनों तरीके से हमें 8,000 आंसर मिला। 5 वाले में दर बताई, तो मतलब पहले तो दर निकाली और फिर दर निकालकर हमने मूलधन निकाला। ये भी मैंने आपको 2 तरीके से बताया, एक तो ये CI/SI वाला, और दूसरा दर वाला। तो यहाँ पर भी हमें आंसर मिला 6,000। इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके लिए मैंने आपको 3 तरीके बताए, आंसर मिला 625। इसमें बहुत आसान था, ब्याज पे ब्याज निकाला और उसको जोड़ दिया, आंसर मिल गया 51.84। इसमें रेट निकालनी थी, रेट निकालने के लिए मैंने इस मेथड को हम बहुत समय से यूज करते आए हैं, CI/SI इक्वल 200 प्लस R/200, इसको लगाया और मेरा आंसर आ गया 15%। 15%। इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो वहां से किस्त वाला ही क्वेश्चन था, तो उससे मुझे आंसर मिल गया 26,620। तो इस तरीके से आज का ये सेशन कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आपको ये बताना है कि इस पूरे चैप्टर के दौरान कैसा रहा आपका सफर, क्लासेस आपको किस हद तक समझ में आई, और आपकी तैयारी जो है वो कितनी इम्प्रूव हुई, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रेगुलर बने रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखिए। तो इन सब के साथ एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए, और हमेशा की तरह आपको फिर से जय हिंद। थैंक यू।